Hello students, welcome to our tutorial. Jyoti Doval this side. Today I'll teach you chapter 5, Dreaming of the Dawn Wall from the book New Oxford Modern English Class 8. Dreaming of the Dawn Wall. Dreaming of the Dawn Wall is the story of two American rock climbers, Tommy Caldwell and Kevin Johnson. ये एक रियल स्टोरी है टॉमी कैल्डवेल की और केविन जॉनसन की। कैलिफोर्निया में एक रॉक है एल कैपिटन, और एल कैपिटन रॉक का एक पोर्शन है डॉन वॉल। ओके, डॉन वॉल मीन्स होता है स्ट्रेट वॉल। स्ट्रेट वॉल मतलब ऐसी माउंटेन, एक ऐसी रॉक जिस पर कॉर्नर वगैरह एजेस वगैरह बहुत कम है और वहां पर क्लाइंबिंग करना बहुत ही टफ है। हर क्लाइंबर्स का एक ड्रीम है, एक सपना होता है कि वो डॉन वॉल रॉक को क्लाइंब कर सके, उसको पार कर सके। डॉन वॉल की मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है डॉन वॉल। डॉन वॉल एल कैपिटन रॉक है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया के अंदर एक सेरा नेवाडा माउंटेन रेंज है और वहां पर एक योसेमिटी नेशनल पार्क है, और योसेमिटी नेशनल पार्क में एल कैपिटन रॉक है। एल कैपिटन रॉक का ये एक हिस्सा है, एक पोर्शन है डॉन वॉल, और एल कैपिटन बहुत फेमस है। और ये वाला पोर्शन जो है डॉन वॉल बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड फेमस है। ये किस लिए? ये एक अकेला यहाँ पर ये ऐसा एक फेस है, उसका एक ऐसा पोर्शन है जिसकी हाइट 3000 फीट है और इस पर कोई भी एजेस वगैरह ज्यादा इस पर नहीं है, इसीलिए इसको स्ट्रेट पोर्ट भी बोला गया। जैसे आप लोगों को पिक्चर में भी दिख रहा होगा इस इमेज में, ये देखिए, एक तो इसकी सरफेस देखिए आप कैसी, एकदम स्मूथ सरफेस है, एकदम फिसलन वाला जिसको कहते हैं। ऐसे रॉक पे अगर आप पैदल भी चलोगे तो कैसा होगा, एकदम फिसलन वाला है। तो इसका स्लिपरी सरफेस है, देखिए स्मूथ सरफेस है बिल्कुल। और यहाँ पर जो क्लाइंबर्स हैं, अमेरिकन रॉक क्लाइंबर्स टॉमी कैल्डवेल और केविन जॉर्सन, ये इन्होंने फ्री क्लाइंबिंग की थी, फ्री क्लाइंबर्स हैं। तो फ्री क्लाइंबर्स वो होते हैं जो किसी भी इक्विपमेंट को नहीं यूज करते हैं, हेल्प क्लाइंबिंग में किसी भी इक्विपमेंट की हेल्प नहीं लेते हैं, हाथ और पैर से ही क्लाइंब करते हैं किसी भी माउंटेन या रॉक को। तो यहाँ पर टफ इसलिए है क्योंकि देखो, एक तो इसका सरफेस जो है बहुत स्मूथ है, स्लिपरी है। दूसरा एजेस वगैरह आपको दिख रहा होगा, जैसे ये पोर्शन देखिए आप, ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पर हो गया, इस तरफ हो गया, तो यहाँ पर जो क्लाइंबर्स हैं अपने हाथ पैर इस तरफ यहाँ पर रखकर या इस तरह से फंसाकर इसमें ऊपर चढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा है बीच में फॉर्मेशन थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन है थोड़ी सी। तो माउंटेन के ऊपर आपने, जैसे आप देखते हैं किसी माउंटेन को आपने देखा होगा, तो बहुत सारी फॉर्मेशन माउंटेन के ऊपर भी होती है। जैसे कहीं पर कोई पेड़ उगा हुआ है, या कहीं पर कोई पत्थर बाहर की तरफ निकला होता है, या कहीं पर कोई पत्थर अंदर की तरफ धंसा होता है। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो उस पर आसानी से पैर या हाथ की हेल्प से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके एजेस को, जो लेजेस होते हैं, लेजेस मीन्स होते हैं जो फॉर्मेशन, जो माउंटेन्स के ऊपर जो रचनाएं, जो फॉर्मेशन बनी होती हैं, उनको बोला जाता है लेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चढ़ने के लिए, इस पर क्लाइंब करने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए एजेस को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर एजेस है, आप उस तरफ से इस पर क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करोगे। तो इसलिए ये जो है बहुत फेमस है, और इसीलिए इसकी फेमस इसलिए है क्योंकि इसकी जो, इसको क्लाइंब करना बहुत ही टफ है। और ये एक ग्रेनाइट स्टोन है। ग्रेनाइट स्टोन क्या होता है? इग्नेस रॉक जो होती है उससे बनी हुई है ये चट्टान, ये रॉक। और इग्नेस रॉक कैसे बनती है? तो रॉक फॉर्मेशन आपने 7th क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। मॉल्टन मैग्मा जो होता है, ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है, और वो जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जब धीरे धीरे ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, तो उसकी वजह से इग्नेस रॉक फॉर्म होती है। और ये पूरा आपका कैस्केड रेंज से लेकर सियरा नेवेडा एक जगह है जहां पर ये योसेमिटी नेशनल पार्क है और उसी का ये पार्ट है। तो सेरा नेवेडा में पूरा ये जो माउंटेन रेंज है, ये पूरा का पूरा बैल्कनी ज्वालामुखी से बना हुआ एक माउंटेन है, ये पूरा का पूरा। और यहाँ पर इसके बहुत, इसमें 100 से ज्यादा रूट है, लेकिन सबसे टफ रूट यही है इसका, जो डॉनवॉल का रूट है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। California stretches down the west coast of America and contains a huge range of geographic features as well as a long coastline. California contains the dry
मोजेव डेजर्ट, मोहावी डेजर्ट है ये। लॉट्स ऑफ फर्टाइल फार्मलैंड, मैसिव माउंटेन्स एंड डीप वैलीज। देखो यहाँ पर बोला गया जियोग्राफिक फीचर्स। जो कैलिफोर्निया है ये अमेरिका का एक स्टेट है, अमेरिका का एक राज्य है, और ये वेस्ट कोस्ट लाइन, वेस्ट कोस्ट पे बसा हुआ है। और इसके अंदर बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स, यहाँ पे जियोग्राफिक फीचर्स मीन्स होता है कि जैसे वहां पर उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, कौन से लोकेशन पे है, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, और बॉर्डर किस किस के साथ शेयर हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें फेमस हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में आपको एक पीछे मैप दिया हुआ है, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए ये चीज। ये कैलिफोर्निया का मैप है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये पीछे। ओके, इस शेयर बॉर्डर विथ 3 स्टेट्स। ये देखिए 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर हो रहे हैं कैलिफोर्निया के। ये देखिए यहाँ पर नॉर्थ में अगर देखें तो ओरेगन है, यहाँ पर नेवेडा है ये ईस्ट में, और साउथ में मेक्सिको के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। यहाँ पर साउथ ईस्ट में एरिजोना है, इधर इसके वेस्ट में जो है पैसिफिक ओशियन है। क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं ज्योग्राफिक फीचर्स में, ये सारे आएंगे। और यहाँ पर देखो सियरा नेवेडा, ये एक माउंटेन रेंज है जो कैस्केस रेंज से होते हुए सियरा नेवेडा तक है ये पूरा। और सियरा नेवेडा स्पेनिश लैंग्वेज में बर्फ से ढकी हुई चोटी को बोलते हैं, माउंटेन को बोलते हैं, जो स्नो कवर्ड होती है पूरी। ओके, और सियरा नेवेडा के अंदर ही, सियरा नेवेडा जो माउंटेन रेंज है, यहीं पर योसेमिटी नेशनल पार्क है। और वो पार्क वर्ल्ड फेमस है अपना नेचुरल ब्यूटी के लिए। जो सीनिक ब्यूटीज है वहाँ पे, सीनिक व्यू जो है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा, जैसे माउंटेन्स वगैरह है, वहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, और स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स बहुत ज्यादा यहाँ पर। और सबसे ज्यादा फेमस है क्लाइंबिंग के लिए है, यहाँ पर क्लाइंबर्स आते हैं, माउंटेनियर्स आते हैं, और माउंटेन है, रॉक है, तो वो वहाँ पर क्लाइंबिंग करते हैं। और सबका एक ड्रीम है जो योसेमिटी नेशनल पार्क का जो एल कैपिटन रॉक है उसकी जो वॉल है, डॉन वॉल, उस पर क्लाइंबिंग करना। ओके, यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर एक ये सेरा नेवेडा के बिल्कुल यहाँ पर जस्ट बिल्कुल नीचे यहाँ पर डेथ वैली है। ये कैलिफोर्निया का लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आप मोजेब डेजर्ट या मोहावी डेजर्ट इसको बोलते हैं, मोहावी डेजर्ट है यहाँ पर। और ये मोहावी डेजर्ट जो है आपका, ये पूरा यहाँ से ये एक रेगिस्तान है। और ये यहाँ पर कैलिफोर्निया में जो है साउथ नेवेडा से लेके ये, और साउथ यूटाहा से लेकर और एरिजोना तक, यहाँ तक ये फैला हुआ है पूरा। इसका ये यहाँ तक जो है ये पूरा फैला हुआ है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को भी ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके ओके, तो अब जो जियोग्राफिक फीचर्स हैं तो वहां पर और भी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे लैंड मासेस वगैरह हो गए कि वहां पर जमीन कैसी है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक तो मोहावी डेजर्ट है, दूसरा यहाँ पर लॉट्स ऑफ फर्टाइल फार्मलैंड, जो खेती वगैरह के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ही उपजाऊ जमीन है। मैसिव माउंटेन्स, मैसिव मीन्स होता है बिग, बड़ी बड़ी यहाँ पर माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, और डीप वैलीज हैं, वैलीज मीन्स घाटियां। ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घाटियां हैं, माउंटेन्स है, वाटरफॉल्स है, फार्मलैंड्स हैं। कैलिफोर्निया इज ऑल्सो होम टू द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, और कैलिफोर्निया में सबसे टॉलेस्ट ट्री पाई जाते हैं, और वो कहाँ पर है, योसेमिटी नेशनल पार्क के अंदर है। द कोस्ट रेडवुड एंड द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे पुराना पेड़, ओल्डेस्ट ट्री ब्रिसल कोन पाइन भी यहीं पर है। ओके, ब्रिसल कोन पाइन वो भी यहीं पर है कैलिफोर्निया में। अ लार्ज एरिया इन द सियरा नेवेडा, और ये कहां पर है, ए लार्ज एरिया इन सियरा नेवेडा, यहाँ पर एक लार्ज बहुत बड़ा एक एरिया है जो नेवेडा, सियरा नेवेडा जिसको बोला जाता है। स्पेनिश फॉर द स्नो कवर्ड माउंटेन रेंज इज योसेमिटी नेशनल पार्क, योसेमिटी नेशनल पार्क इसी में है यहीं पर। Yosemite is a United Nations World Heritage Site that was first recognized as a significant place. And देखो ये जो Yosemite नेशनल पार्क है, Yosemite नेशनल पार्क, ये जो 1855 में इसको डिस्कवर किया गया था। ओके, और 1864 में इसको रिकग्नाइजेशन मिला था, रिकग्नाइजेशन इसका हुआ था, रिकग्नाइज किया गया था इसको 1864 में। ओके, Yosemite is a United Nations World Heritage Site that was first recognized as a significant place and protected by law in 1864. 1855 में ये डिस्कवर हुआ था, और 1864 में जो प्रेसिडेंट थे लिंकन, उन्होंने बहुत प्रयास किया था इसको गवर्नमेंट रिकग्नाइज करवाने के लिए, करवाया था 1864 में, इसको इसके लिए लॉ बना था। ठीक है, ये रिकग्नाइज हुआ था। Yosemite is known worldwide and millions of tourists visit the waterfall, forests and valleys every year. It is a dream destination for rock climbers who wish to scale the valley walls. The awe-inspiring rock formations are incredible to see, and many climbers long to visit and get up close to those
टावरिंग ग्रेनाइट जायंट्स। ठीक है, तो योसेमिटी जो है वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने जो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, जैसे वाटरफॉल्स है वहाँ पे, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, वैलीज हैं, और वहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसी चीज के लिए फेमस है। और सबसे ज्यादा जो ड्रीम डेस्टिनेशन है रॉक क्लाइंबर्स का, यहाँ पर माउंटेन और रॉक्स हैं, तो वो क्लाइंबर्स जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं। द ओ इंस्पायरिंग रॉक फॉर्मेशन, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो रॉक फॉर्मेशन है वो है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये माउंटेन रेंज है, जो भी पहाड़ियां हैं, सब वेलकोने से बनी हुई है, और सारी की सारी जो है इग्नेस रॉक है। और यहीं पर इसको बोले ग्रेनाइट जाइंट्स। ग्रेनाइट जैसे आपको अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, तो ग्रेनाइट जाइंट्स, जाइंट्स में तो बड़ा, बिग, तो ग्रेनाइट पत्थर, एक ही पत्थर पे बनी हुई बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं ये। ओके, यहाँ पर देखो आपको एक पिक्चर भी दी हुई है, ये इस पार्क के अंदर की, नेशनल पार्क के अंदर की पिक्चर है ये। नेक्स्ट पैराग्राफ। द मोस्ट फेमस ऑफ द योसेमिटी रॉक फॉर्मेशन आर टू मोनोलिथ्स। यहाँ पर जो रॉक फॉर्मेशन है उनमें दो फेमस हैं। मोनोलिथ मीन्स होता है एक पत्थर पे बनी हुई चट्टाने या रॉक, तो वो दो फेमस है यहाँ पर योसेमिटी में। जो रॉक फॉर्मेशन है उसमें दो फेमस है, एक है आपका हाफ डोम और दूसरा है एल कैपिटन। और एल कैपिटन रॉक का ही एक पार्ट है डॉन वॉल। ओके, एक फेस है उसका। These a huge granite monster rise up from the valley floor and pose a challenge to even the most experienced climbers। और यहाँ पर देखो बोला गया कि ये बड़ी बड़ी जो ग्रेनाइट की चट्टाने हैं, ये कैसे दिखती है? मॉन्स्टर राइज अप, मतलब जमीन से ऊपर उठती हुई मॉन्स्टर की तरह, बहुत बड़े एक मॉन्स्टर की तरह दिखती है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा इनकी हाइट है। जो डॉन वॉल है उसकी हाइट 3000 फीट हाइट है उसकी, फ्रॉम द बेस, जमीन से 3000 फीट ऊंचा है वो। तो इसी तरह से बहुत सारी वहां पर माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उनको मॉन्स्टर बोला गया यहाँ पर। और ये चैलेंज देती है, ये जो है एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज देती हैं, यहाँ तक कि किसको? मोस्ट एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स, बड़े बड़े जो क्लाइंबर्स है उनको भी ये बहुत बड़ा चैलेंज देती है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी माउंटेन रॉक्स हैं कि इन पर चढ़ना आसान नहीं है, बहुत टफ है। Rock climbing is an activity that many people enjoy. There are different ways and levels of climbing. Some people like to scramble across or up rocks as part of a walk, whereas other take the activity much more seriously। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि ये जो रॉक क्लाइंबिंग है ये एक एक्टिविटी है, कुछ लोग इसको फन के, जैसे एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं कि कहीं पर जाना है तो पहाड़ों के ऊपर से उछलना कूदना इस तरह से लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत सीरियस इस एक्टिविटी को लेते हैं। Some use special equipment such as ropes, ladders, metal clips called carabiners and blades to help them climb। कुछ लोग बहुत सीरियसली इन चीजों को लेते हैं, तो वो जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए, किसी माउंटेन पर चढ़ने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की हेल्प लेते हैं, जैसे आपकी रोप हो गई, लेडर हो गए, मेटल क्लिप्स हो गई, तो इस तरह से जिनकी हेल्प से वो आगे बढ़ सकते हैं, उस पर, उस पहाड़ पर, उस चोटी पर, उस माउंटेन पर चढ़ सकते हैं। दिस इज नोन एज एट क्लाइंबिंग, और इनको बोलते हैं एट क्लाइंबर। एट क्लाइंबिंग करने वाले जो इक्विपमेंट के साथ क्लाइंबिंग करते हैं एट क्लाइंबर्स कहलाते हैं। ओके, उनको एट क्लाइंबर्स कहा जाता है। अदर्स यूज वेरी लिटिल इक्विपमेंट, और कुछ लोग बहुत ही कम इक्विपमेंट का यूज करते हैं, बहुत ही कम इक्विपमेंट का हेल्प लेते हैं क्लाइंबिंग के लिए। प्रेफरिंग टू फ्री क्लाइंब, वो प्रेफर करते हैं फ्री क्लाइंब, कि बिना किसी इक्विपमेंट की हेल्प से किसी पहाड़ पर चढ़ना। फ्री क्लाइंबिंग इज climbing without much equipment, using only the body to work out a route up or across the rock face. Free climbers use a safety rope that is attached below them to save them if they fall off। उनके कमर पर सिर्फ एक रस्सी बंधी होती है, जो फ्री क्लाइंबर्स होते हैं उनके कमर पर एक सिर्फ रस्सी बंधी होती है, और वो इसलिए बंधी होती है ताकि वो नीचे ना गिरे। अगर वो नीचे गिरते हैं, जैसे कहीं पर अगर उनका, ये बिल्कुल ही स्लिपरी सरफेस है यहाँ पर जो डाउनवॉल है, तो स्लिपरी सरफेस होने की वजह से कभी भी आपका हाथ पैर वहां से फिसल सकता है, तो आप नीचे जमीन पर ना गिरो और आपको चोट ना लगे, इसलिए आपकी कमर पर, जो क्लाइंबर्स होते हैं फ्री क्लाइंबर्स की कमर पर एक रोप बंधी होती है, और उस रोप से वो नीचे नहीं गिरते, हवा में झूलते हुए रहते हैं। उसके बाद वो दोबारा से अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, वन पर्सन हु एक्सेल इन ऑल टाइप ऑफ, अब देखो एक आदमी ऐसा है जो एक्सेल, जो जिसको बोलते हैं जो डिजर्व करता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज। क्लाइंबिंग एंड इज वेरी वेल रेस्पेक्ट अमंग सीरियस क्लाइंबर्स इज टॉमी कैल्डवेल। अब एक ऐसा इंसान है जो इन सब चीजों में फेमस है, बहुत सारे क्लाइंबर्स के बीच में जो फेमस है, सभी क्लाइंबर्स जितने भी माउंटेनियर्स हैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं,
और उनका नाम है टॉमी कैल्डवेल। Climbers need to be fit and strong. They need to be flexible and agile. They must be able to endure pain and physical hardship while keeping calm and focused. Tommy has all of these attributes. क्लाइंबर्स को जरूरत होती है फिट एंड स्ट्रांग रहने की, उनको उनकी बॉडी जो है फिट होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कहीं पर भी कूदने की अगर आप करो जैसे जंप करोगे तो उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड एजाइल, एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए और उनको फुर्तीला होना चाहिए। दे मस्ट बी एबल टू एंड्योर पेन एंड फिजिकल, और उनके अंदर दर्द सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उनके शरीर में, उनकी बॉडी में दर्द सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जब आप माउंटेन को क्लाइंब करोगे तो आपके हाथ पैरों में से कई बार ब्लड निकलने लग जाता है, हाथ पैर छिल जाते हैं माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने से, तो वो दर्द आपको सहने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके, और टॉमी में वो सारे क्या थे, दीज एट्रीब्यूट्स, मतलब वो सारी क्वालिटीज उनमें थी। Born in America in 1978, टॉमी कैडवेल का बर्थ जो है अमेरिका में हुआ था, 1978 में हुआ था। टॉमी began climbing at a young age with his father. उन्होंने बचपन से ही बहुत कम एज में ही जो है क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी थी अपने फादर के साथ। Soon it became clear that the young boy had a talent and his father helped him to develop it by encouraging him and taking him on climbing trips. When Tommy was 14, they went to Europe and climbed Mount, अब देखो यहाँ Mount Blanc and the Matterhorn, यहाँ पर टॉमी जब बचपन में ही उन्होंने क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी थी और उनके फादर के साथ वो क्लाइंबिंग ट्रिप पे जाया करते थे। उनके फादर ने उनको बहुत ज्यादा एनकरेज किया इस चीज में। जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे का इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा क्लाइंबिंग में, तो उन्होंने उनको एनकरेज किया। और जब टॉमी 14 ईयर्स के थे तो उन्होंने यूरोप में क्लाइंब किया था, ये दो जो माउंटेन्स है माउंट ब्लैंक और मैटरहॉर्न पर इन्होंने जो है वहां पर क्लाइंबिंग की थी। व्हेन ही वाज 16, जब वो 16 साल के थे, टॉमी साइंड अप टू क्लाइंबिंग कंपटीशन, उन्होंने क्लाइंबिंग कंपटीशन में एक पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेशन हुई थी उनकी वहां पर। एंड ही सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को सरप्राइज किया था बाय विनिंग द कंपटीशन एंड बिकमिंग द नेशनल चैंपियन, और उन्होंने सब लोगों को सरप्राइज कर दिया था उस पार्टिसिपेशन जो उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया था। तो वहां पर उन्होंने जो है उसको जीता था और नेशनल चैंपियन ये बन गए थे। Over the next few years, और कुछ ही सालों में, टॉमी trained hard and made his mark in the क्लाइंबिंग वर्ल्ड। कुछ ही सालों में, कुछ ही टाइम बाद उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी कि एक सफलता हासिल करी, और क्लाइंबिंग वर्ल्ड में जो क्लाइंबर्स की जो दुनिया थी वहां पर क्लाइंबिंग की दुनिया में अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई। Tommy enjoyed climbing in Yosemite and he has tried many of the routes up El Capitan. The 3,000-foot cliff is so steep that from a distance it looked like a smooth surface. Free climbers struggles to find edges and ledges in the rock to hold on to. ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टॉमी जो है योसेमिटी नेशनल पार्क का जो डाउनवॉल एल कैपिटन रॉक का जो डाउनवॉल पोर्शन है, तो डाउनवॉल का जो हाइट है 3,000 फीट हाइट है। तो यहाँ पर सी जो कॉर्नर बोला जाता है कि वहां पर ढूंढना उसको, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत ही स्मूथ सरफेस उस माउंटेन का, उस रॉक का है, तो उसको ढूंढना, स्ट्रगल करना पड़ता है क्लाइंबर्स को उनको ढूंढने के लिए एजेस को और लेजेस को। लेजेस क्या होते हैं? लेजेस जो माउंटेन के ऊपर बनी हुई जो फॉर्मेशंस होती हैं, जो संरचनाएं होती हैं, उनको बोला जाता है लेजेस। जो माउंटेन के ऊपर, जैसे बोला था ना मैंने कि कहीं पर कुछ हिस्सा उभरा हुआ होता है, कहीं पर कुछ नीचे धंसा हुआ हिस्सा होता है, कहीं पर पेड़ उगा हुआ होता है, बाकी और माउंटेन की बात कर रही हूँ मैं। तो वहां पर जो है इस तरह से ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पर कोई एजेस, कोई कॉर्नर हो या कोई ऐसी फॉर्मेशन हो जिसको पकड़कर ऊपर चढ़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था क्लाइंबर्स के लिए, माउंटेनियर्स के लिए, कि एजेस को ढूंढना पड़ता था। ओके, सो ऑफ द 100 और मोर रूट ऑफ एल कैपिटन के 100 से ज्यादा रूट हैं। Only 13 have been successfully free climb, लेकिन फ्री क्लाइंबिंग में सिर्फ 13 रूट ही ऐसे हैं जो सक्सेसफुली अब तक अचीव किए गए हैं। Of these, the most difficult is called the Dawn Wall, और उनमें से जो सबसे टफ है, जो रूट सबसे टफ है एल कैपिटन रॉक का, वो है डॉन वॉल। Tommy's dream was to free climb the whole route in one trip, और टॉमी का जो सपना था वो ये था, उसका ड्रीम, टॉमी का ड्रीम ये था कि वो एक बार में ही इस पूरे ट्रिप को जो है क्लियर कर ले, एक बार में अचीव कर ले अपने इस जर्नी को, इस क्लाइंबिंग को। ओके, in 2000, Tommy and 3 other climbers were in Kyrgyzstan climbing in the
Pamir Alai mountain range when they were sought at and then captured by उज्बेकिस्तान रेबल्स। अब देखो यहाँ पर इन 2000 ईयर 2000 में टॉमी और उनके 3 साथियों ने किर्गिस्तान में पामेर एलाइक माउंटेन से जो है माउंटेन पर जो है वो क्लाइंबिंग कर रहे थे, तभी उनको जो है गोली लग गई थी, गोली मार दी गई थी और फिर उसके बाद उनको बंधक बना दिया गया था। ओके, उज्बेकिस्तान रेबल्स के द्वारा उनको बंधक बना दिया गया था। और 6 दिन आफ्टर 6 days ऑफ बीइंग हेल्ड हॉस्टेज, 6 दिन बंधक बनाए जाने के बाद, बंदी बने रहने के बाद, टॉमी मैनेज टू ओवर पावर अ गार्ड एंड गेट फ्री। उन्होंने एक गार्ड के साथ जो है उसको कन्विंस किया और वहां से फ्री हो गए। जो जहां पर बंदी बनाए गए थे तो वहां से एक गार्ड को उन्होंने कन्विंस किया और उसके बाद वहां से फ्री हो गए। और फ्री होने के बाद भी द 4 climbers had to trek 29 किलोमीटर बिफोर दे फाउंड हेल्प। मदद मांगने के लिए भी या किसी से मदद लेने के लिए भी उनको उस हिली एरिया पे 29 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। The suffering and fear they had experienced had a deep effect on Tommy and the other climbers। और ये जो एक्सपीरियंस उनका था कि वो वहां पर गए क्लाइंबिंग के लिए और उनको जो है गोली लग गई और वहां पर शॉट किया गया, जैसे बोलते हैं ना कि गोली चलाई गई और उनको फिर बंदी बना लिया गया। और वो 6 दिन वहां पर बंधक बने रहने के बाद वहां से फ्री हुए, 29 किलोमीटर चलना पड़ा, फिर किसी की हेल्प मिली। तो उनकी लाइफ पर ये बहुत गहरा एक इफेक्ट डाल गया। जो बाकी के क्लाइंबर्स थे और टॉपिक, उनको ये एहसास होने लगे कि अगर मैं अपनी लाइफ का इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ तो मैं किसी भी सिचुएशन को अपनी लाइफ में हैंडल कर सकता हूँ। टॉमी हैज बीन रिपोर्टेड as saying that the experience made him realize that if he could cope with being held hostage, he could cope with anything। कि अगर वो अपनी लाइफ के इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं तो वो अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। Okay, next paragraph. In 2001, disaster struck again. Tommy was working with a table saw when he had an accident and chopped off the top of his index finger. Despite the pain, he acted quickly and put the piece of his finger in ice. In 2001, एक विपत्ति, एक मुसीबत उन पर दोबारा आई। टॉमी वॉज वर्किंग विद अ टेबल सॉ। वो टेबल सॉ होता है एक लकड़ी काटने वाली, जो वुड कटर जो होता है, लकड़ी काटने वाली एक मशीन होती है, उस पर कुछ काम कर रहे थे और एक एक्सीडेंट हुआ उनके साथ। उनकी जो इंडेक्स फिंगर थी, उसकी जो ऊपर की जो टिप होती है, ऊपर का हिस्सा जो था वो कट गया। और उस पेन को भुलाकर, डिस्पाइट द पेन, उस पेन को इग्नोर करके, उसको इग्नोर करते हुए, ही एक्टेड क्विकली। उन्होंने एक क्या किया, सबसे पहला काम कि अपनी जो फिंगर की जो इंडेक्स फिंगर का जो टिप था उसको बर्फ के अंदर, आइस के अंदर रख दिया। वो क्यों रखा? ताकि उसके सेल जो है डेड ना पड़े। जब डॉक्टर्स को जोड़े तो वो उसके सेल जो है डेड ना पड़े। When he got to hospital and the doctors were able to sew his finger back together। और वहां पर जब वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने उनकी जो फिंगर टिप थी उसको जोड़ दिया, उसको सील दिया। However, they told Tommy, उन्होंने टॉमी से कहा that it would never recover fully, कि ये जो that it would never recover fully, ये कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाएगा, वो फिंगर पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा कभी भी। Tommy knew that having 9 fingers was a serious problem for a professional climber, but he also knew that he would not be able to climb well if one of his finger could not grip properly। और टॉमी ये अच्छी तरह से जानते थे कि एक सक्सेसफुल जो क्लाइंबर है उसके लिए 10 फिंगर्स होना बहुत जरूरी है। 9 फिंगर के साथ उसकी जो फिंगर्स की जो ग्रिप है वो अच्छे से प्रॉपरली नहीं बनेगी। He asked the doctor, उन्होंने डॉक्टर को बोला to remove the tip, इस टिप को अलग कर दो। And with his father worked on making his hands stronger than even before। Many people thought that his climbing career was over। It wasn't। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने डॉक्टर को कहा कि ये जो मेरी फिंगर जो टिप है जो कट गई है और आपने इसको सिल दिया है, इसको अलग हटा दो। और उसके बाद उन्होंने अपने फादर के साथ कड़ी मेहनत करी, इस काम में लग गए, अपने हाथ को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने में लग गए। और बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर ये सोचा कि टॉमी की फिंगर एक कट चुकी है तो वो अब इतनी अच्छी ग्रिप नहीं बना पाएंगे क्लाइंबिंग में, तो उनका जो क्लाइंबिंग करियर है वो खत्म हो चुका है। तो बहुत सारे लोग जो है इस तरह से उनके लिए सोचने लगे थे, बोलने लगे थे, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग थे मेंटली और फिजिकली। तो उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया और उसको अपने उस हाथ को जो कि वीक पड़ चुका था, जिसकी एक फिंगर कट चुकी थी, फिंगर टिप, तो उसको उन्होंने क्या स्ट्रांग बनाया और भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ।
Much to everyone's surprise, Tommy's climbing technique continued to improve. लेकिन लोगों को उन्होंने बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करा अपनी इम्प्रूविंग के थ्रू। उन्होंने अपना जो हाथ था उसको इतना स्ट्रांग बनाया और इतनी इम्प्रूवमेंट करी कि लोग शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग, क्योंकि वो क्या थे, मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे। He knew, वो जानते थे, that he could withstand hunger, thirst and pain। वो जानते थे कि भूखे प्यासे रह सकते हैं, भूखे प्यासे रह सकते हैं। He could keep calm, और तब भी शांत रह सकते हैं, when faced with fear, danger or difficulty। वो किसी भी डर या डेंजर में, मुसीबत में भी, मुसीबत को भी झेल सकते हैं और उस टाइम पर भी जो है काम रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। If he came face to face with a challenge, he dealt with it head on। और वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो एक बार जब बंदी बनाए गए थे, फिर वहां से बाहर निकले और हाथ कट गया उनका, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो किसी भी डेंजर को, डिफिकल्ट जो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। टॉमी कैल्डवेल ट्रेन्स एवरीडे, उन्होंने दिन प्रतिदिन मेहनत करी, वो अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। ही रन्स इन द माउंटेन फॉर 12 माइल्स, रोज जो है 12 माइल्स की दूरी तय करते थे, डिस्टेंस जो है दौड़कर, रनिंग करके। ही ट्रेन्स हिज मसल्स विद वेट्स एंड he practices his climbing on a specially built wall in his house। उन्होंने अपने घर के अंदर ही एक ऐसी दीवार बना दी थी, ऐसी वॉल बना दी थी जो बिल्कुल डाउन वॉल की तरह थी, और उस पर प्रैक्टिस करते थे डेली ताकि वो उसको पार कर सके डाउन वॉल को। he began to focus his time and effort on his long time goal of climbing the down wall। उन्होंने अपना सारा प्रयास, सारी मेहनत इसी चीज पर लगा दी कि उनको क्या करना था, डाउन वॉल पे क्लाइंबिंग करनी थी, उसको पार करना था। long climbs are divided into pitches that are roughly and length of a standard climbing rope। अब जो लंबी जो लॉन्ग डेस्टिनेशन होती है, जैसे लंबी चढ़ाई अगर चढ़नी हो कहीं पर किसी क्लाइंबर को, तो वो उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे, उसको पिचेस बोलते हैं, तो छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं। टॉमी वर्क विद हिज क्लाइंबिंग पार्टनर, टॉमी ने अपने क्लाइंबिंग पार्टनर जो केविन जॉर्सन थे उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर। केविन जॉर्सन जो मैप आउट द पिचेस ऑन द डाउन वॉल। दे प्लान्ड अ रूट ऑफ 32 पिचेस। उन्होंने उस 3000 फीट हाइट का जो डाउन वॉल था उसको 32 पिचेस में डिवाइड कर दिया, उसको 32 भागों में, 32 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टू ऑफ दीज, अब यहाँ पर जो दो उसके पिचेस थे 14 एंड 15, वो बहुत ही डिफिकल्ट थे। आर सम द मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइंब्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जो क्लाइंबिंग थी वो 14 और 15 पिच की थी। वन रिक्वायर्स दैट क्लाइंबर्स टू बैलेंस केयरफुली ऑन फिंगर टिप्स एंड टोज एंड स्प्रिंग साइडवेज टू कैच द होल्ड ऑन अ स्मॉल बिट ऑफ रॉक। फ्री क्लाइंबर्स को क्या करना होता है कि कहीं पर एजेस और जो लेजेस होते हैं उनको ढूंढना पड़ता है, और हाथ और पैरों से स्मॉल बिट ऑफ रॉक, एक छोटे से चट्टान के टुकड़े को, रॉक के टुकड़े को पकड़ना पड़ता है, जिससे वो नीचे ना गिरे, बार बार जो है वो नीचे ना गिरते रहे, ठीक है, और उनकी जो वो जर्नी है, जो रॉक क्लाइंबिंग की जर्नी है, वो स्पॉइल ना हो। For a few milliseconds, the climber is high above the earth, jumping from the one part of the cliff face to another। और कुछ ही for a few milliseconds, the climber is high above the earth। वो कुछ ही समय में जो है अर्थ से ऊपर, जिससे बोलते हैं ना कि क्लाइंब, जब जंपिंग करते हैं इधर से उधर, जैसे जंप कर रहे हैं एजेस को ढूंढने के लिए या लेजेस को देखने के लिए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जंपिंग करते रहते हैं, और जो कि कहाँ होते हैं, अर्थ से काफी ऊपर होते हैं। Tommy and Kevin began their climb on the 27 December 2014। They slept in tents that were hung from the cliff face। Their friends, अब उन्होंने जो टॉमी और जो केविन जॉर्सन थे, उन्होंने 27 दिसंबर 2014 को अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और उनको टेंट में ही वहां पर उनको सोना पड़ता था, वहीं पर उनको जो है टेंट के अंदर ही, वहां पर जो छोटे छोटे जो टेंट थे वहीं पर उनको रहना था, खाना पीना सब वहीं पे था, और उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। देयर फ्रेंड्स, और वो उनके जो फ्रेंड्स थे, जो उनकी एक जो ग्राउंड पे जो क्रू थी, उनकी जो पूरी टीम थी, क्योंकि ये दो लोग तो ऊपर क्लाइंबिंग कर रहे थे और बाकी जो लोग थे, इनकी जो पूरी टीम होती है, तो ये बाकी की टीम इनकी ग्राउंड पे थी। ये देखो टॉमी और केविन जॉर्सन, ये दोनों, ठीक है, एंड देयर फ्रेंड्स। अब वो जो है नीचे जमीन पर इनको खाना वाना, पानी वानी प्रोवाइड करवाते थे। help them by providing a daily supply of water and lots of support। और इनको वो जमीन से जो है खाना पानी वगैरह सप्लाई करते थे।
Sometime if it wasn't cloudy or cool enough for them to climb in the daytime, अगर कभी बार जैसे ऐसा होता था कि दिन में क्लाउडी जैसे वेदर हो रहा है या जैसे बादल वगैरह हो रही है, बारिश वगैरह हो रही है, ठंड ज्यादा हो रही है, तो दे हैड टू क्लाइंब एट नाइट, तो उनको सॉरी गर्मी ज्यादा हो रही है तो वो क्या करते हैं, क्लाइंब एट नाइट, वो रात को चढ़ते थे उस पहाड़ पर. For the first week, the pair made good progress. Had a notorious pitch 15. Tommy climbed it and moved on, but Kevin didn't. अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए कि पहला जो उनका फर्स्ट वीक था वो अच्छे से उनका प्रोग्रेस चलता रहा, अच्छे से चढ़ते रहे, उस क्लाइंबिंग करते रहे उस वॉल पे. लेकिन जो सेकंड वीक था वहां पर जो जब वो 15 पिच पर आए, तो जो बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने जिसको डिफिकल्ट बोला जाता है इसको बहुत, इस पिच को, तो वहां पर जो टॉमी थे वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो केविन थे वो वहीं फंस गए, वो उसको पार नहीं कर पाए. ही फेल, वो गिर गए. द नेक्स्ट डे ही ट्राइड अगेन, दूसरे दिन उन्होंने दोबारा ट्राई किया. इट वाजंट टू बी, लेकिन दोबारा से वो उसको पार नहीं कर पाए. फॉर 10 days केविन वाज स्टक ऑन द पिच 15, और 10 दिन तक केविन जो है उस 15 पिच पर अटके रहे, वहीं पर फंसे रहे. हिज फिंगर्स ब्लेड, उनकी फिंगर्स से खून बहने लगा. हिज मसल्स एक्ट एंड हिज स्पिरिट वर लो, उनकी मसल्स में पेन होने लगा. मसल्स एक्ट, और उनकी जो स्पिरिट थी, जो उनका विश्वास था, वो खत्म होता जा रहा था, लो होता जा रहा था. टॉमी डिड नॉट वांट टू गो टू फार अहेड विद केविन, बट इट लुक्ड लाइक ही माइट हैव टू. टॉमी केविन को छोड़कर अकेला आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, लेकिन लगता था कि उनको अब अकेले ही बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि केविन उसको पार ही नहीं कर पा रहे थे. देन ऑन द 9th of January केविन मेड इट थ्रू पिच 15, और 9th जनवरी को केविन ने आखिरकार वो 15 पिच पार कर ली. द क्रू ऑन द ग्राउंड हु वर supporting the climbers celebrated the Kevin's spirit lifted. अब जो ग्राउंड पे उनकी जो टीम थी, जो क्रू थे उनके ग्राउंड पर, जो बाकी के साथी थे, उन्होंने सपोर्ट किया उनके इस कामयाबी को, सेलिब्रेट किया उसकी, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए. सून द टू मैन वेर बैक टुगेदर, और जल्दी ही दोनों फिर एक साथ आ गए, दोनों ही एक साथ हो गए. फ्री क्लाइंबिंग वेयर नो वन हैड फ्री क्लाइंब बिफोर, उस फ्री क्लाइंबिंग के लिए जो डॉन वॉल पर अभी तक किसी ने नहीं की थी. डॉन वॉल पर जो अभी तक क्लाइंबिंग की है, फ्री क्लाइंबिंग, सिर्फ 3 है. एक टॉमी कैल्डवेल, दूसरे आपके ये केविन जॉर्सन, और तीसरे एक लेडी है एडम ऑन्ट्रा. अभी तक सिर्फ 3 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फ्री क्लाइंबिंग की हुई है डॉन वॉल पे. On 9 January 2015, Tommy Caldwell and Kevin Johnson became the first people to free climb up the dawn wall of El Capitan. और ये दोनों 9 जनवरी 2015 को दो पहले लोग बने जिन्होंने एल कैपिटन रॉक के डाउन वॉल पोर्शन पर चढ़ाई की थी, क्लाइंबिंग की थी. नो वन हैड एवर मैनेज टू फ्री क्लाइंब अप द डॉन वॉल बिफोर, इससे पहले डॉन वॉल पर किसी ने भी फ्री क्लाइंबिंग नहीं की थी. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जस्ट how steep and difficult the climbing is, we can compare it to another 3000 foot route on El Capitan. अब देखो यहाँ पर स्टीप बोला गया था, स्टीप क्या है, उसके स्ट्रेट वॉल के लिए बोला जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर कंपेयर करने के लिए कि डाउन वॉल की क्लाइंबिंग कितनी टफ है. तो टोनी ने क्या किया, अब उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर अपनी जो क्लाइंबिंग थी जो वो खत्म हो चुकी थी, तो उसके बाद उन्होंने एल कैपिटन के ही एक दूसरे माउंटेन पर जो कि 3000 फुट जिसकी हाइट थी उस पर क्लाइंबिंग की. उसका नाम था स्लेथ वॉल. And Tommy Caldwell free climbed all the way to the top of Sleth Wall, checked down to the bottom and climbed up a different way. उन्होंने उस पर चढ़ाई करी, फिर उतरे, और ये सब काम उन्होंने this amazing feat took him 24 hours. ये उन्होंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ 24 hours में इसको कंप्लीट कर लिया. उन्होंने ये कंपेयर करने के लिए कि देखो डाउन वॉल की जो क्लाइंबिंग है वो कितनी टफ है, हमें यहाँ पर इतने सारे दिन लग गए इसको क्लाइंब करने में, फ्री क्लाइंबिंग में. और जो दूसरा रूट है एल कैपिटन का, उसकी भी 3000 फुट हाइट है, लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ 24 आवर्स में कंप्लीट कर लिया. द क्लाइंब ऑफ द डाउन वॉल हैड टेकन नियरली 18 डेज, जबकि डाउन वॉल को क्लाइंब करने में उनको 18 डेज लगभग लग चुके थे. 18 दिन में उन्होंने वो कंप्लीट किया अपनी उस जर्नी को, डाउन वॉल की क्लाइंबिंग को 18 दिन में उन्होंने कंप्लीट किया, जबकि दूसरे वाले को सिर्फ 24 आवर्स में उन्होंने कंप्लीट कर लिया था. तो डाउन वॉल इसीलिए फेमस है क्योंकि वहां पर क्लाइंबिंग करना बहुत टफ है, उसकी जो वॉल है वो बहुत ही स्लिपरी है, स्मूथ सरफेस है वहां पर. ओके, अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं और मैंने यहाँ पर आंसर जो है मेंशन किए हुए हैं. एक क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ पर है कि why is Yosemite a popular place for tourists? ओके, तो यहाँ पर है Yosemite is a popular place for tourists because it is a UN World Heritage Site. यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर, ये सारे के सारे जितने भी हैं एल तक, ये देखिए, heritage site containing walking trails, waterfalls, forests, valleys,
ऑ इंस्पायरिंग रॉक फॉर्मेशन, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये मैंने सारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आपको मेंशन किए हुए, ए बी, ये पूरे यहाँ पर ये देखिए, सी डी ई एफ, ये पूरे के पूरे हैं यहाँ पर। जे वाला जो आपका आंसर है उसका एक नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट उस पर गया हुआ है, ये देखिए ग्रिपवेल, ये एच आई जे, ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए, द फ्रेज डेल्ट विद द विच इट हेड ऑन इट इज एन एडवेरिएबल फ्रेज मीनिंग इन अ डायरेक्ट वे। इसका जो आंसर जे है आपका नेक्स्ट इस पे गया हुआ है, ये नेक्स्ट लाइन में है यहाँ पर ये। ओके, इस तरह से देखिएगा, ये के है, ओके, ये एल, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।